नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सीटीपी के मेगा मैराथन वीडियो में। इसमें हमने सीटीपी के सारे टॉपिक कवर किए हैं। आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी अन्य राज्य का टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अध्याय 1। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी है विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। उसके बाद संयोजनवाद का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया यानी एसआर सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने दिया है। सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक के इतने सारे सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत संबंधित देखते हैं तो बुद्धि का सिद्धांत जो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है वो दिया है बिने ने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया तो बिने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। सामान्य एवं विशिष्ट जीएस फैक्टर दिया है स्पीयरमैन ने। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया तो गिलफोर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल का है। तरल एवं ठोस किसका है तो आरबी कैटल का है। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसका है तो यह हैब का है। आईक्यू सूत्र का प्रतिपादन किसने किया तो आईक्यू सूत्र का प्रतिपादन किया विलियम स्टर्न ने। और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका है तो टर्मन का है। और पूछा जाए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत तो ये स्पीयरमैन का हो जाता है। आगे देखते हैं व्यवहारवाद, अनुबंध एवं गेस्टाल्ट, इससे संबंधित। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया तो पावलाव ने दिया है। सक्रिय क्रियाप्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया स्किनर ने। प्रबलन का सिद्धांत सीएच हल। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया तो सीएच हल ने। अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत दिया कोहलर ने। कोहलर का जो प्रयोग किया गया था वनमानुष पे, उसमें अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। गेस्टाल्टवाद में कौन आते हैं तो कोहलर, कोपका, वर्दिमर, कुर्टलेविन। क्षेत्रीय सिद्धांत अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया कुर्टलेविन ने। आगे देखते हैं समूह गति के सिद्धांत का संप्रत्यय किसने किया तो कुर्टलेविन ने किया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। जब सामाजिक अधिगम की बात आती है तो अल्बर्ट बंडूरा का नाम लगाते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। आत्म यथार्थीकरण का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत है मैक्लीलैंड का, या मैक्लीलैंड भी लिखा मिल सकता है, मैक्लीलैंड भी लिखा मिल सकता है। विकासात्मक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोमस्की ने दिया। शिक्षण विधियां एवं मनोवैज्ञानिक, किंडरगार्टन विधि या खेल विधि के प्रतिपादक है फ्रॉवेल। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है विलियम किलपैट्रिक। और मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। और डाल्टन योजना है हेलन पार्कहर्स्ट की। उसके बाद ह्यूरिस्टिक खोज या अन्वेषण विधि, इसके तीन नाम होते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि। इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक है जेएल मोरेनो। आगे देखते हैं अध्याय 2। अब देखते हैं लर्निंग, अधिगम। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम की परिभाषा किसने दी तो हिल गार्टनर ने दी। अधिगम की परिभाषा हिल गार्टनर। 3 नंबर अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख तत्व क्या है तो अधिगम में मुख्य तत्व है अनुभव। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है तो व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न 5 नंबर, क्लासिक कंडीशन सिद्धांत किसने दिया। क्लासिक कंडीशन सिद्धांत किसने दिया तो यह दिया पावलाव ने। अपेरेंट कंडीशन सिद्धांत किसने दिया तो स्किनर ने दिया। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहते हैं अपेरेंट कंडीशन सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया अल्बर्ट बंडूरा ने। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। कोहलर ने अधिगम प्रयोग किस पर किया तो कोहलर ने चिंपैंजी पर किया जिसका नाम था सुल्तान। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है तो बिल्ली पर पिंजरा वाला प्रयोग। अधिगम की एक प्रक्रिया क्या है तो सतत, अधिगम सतत चलता रहता है। अधिगम का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है तो अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अधिगम स्थायी होगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो उसको भूलते जाएंगे। अधिगम का प्रथम स्तर क्या है तो ज्ञान। अधिगम की मूल विधियां कितनी हैं तो 5 से 7 मूल विधियां हैं अधिगम की। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, प्रमुख है प्रेरणा।
और उसके बाद वंशानुक्रम वातावरण, ये भी हो जाते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण भी हो जाता है। अधिगम की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम विधि मानी जाती है सर्वोत्तम विधि। अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम में परिपक्वता में क्या अंतर है? अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है? तो अधिगम अनुभव पर आधारित है और परिपक्वता जैविक पर आधारित है। बेंडूरा के प्रयोग का नाम क्या है? तो बोबोडाल प्रयोग। अल्बर्ट बेंडूरा ने बोबोडाल पर प्रयोग किया था। अधिगम क्या नहीं है? तो केवल सूचना का संग्रह नहीं है अधिगम। अभ्यास अधिगम को मजबूत करता है, यह कथन किसका है? तो थॉर्नडाइक के नियम का है यह कथन। अभ्यास अधिगम को मजबूत करता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस। अधिगम के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी भावना कौन सी है? तो प्रेरणा सबसे अधिक उत्तरदायी भावना है। अधिगम के कितने मुख्य चरण होते हैं? तो 3 होते हैं, अवृत्ति, प्रवृत्ति, अभ्यास, परिणाम। अधिगम का सामाजिक रूप क्या कहलाता है? तो सामाजिक अधिगम कहलाता है। अधिगम के लिए आवश्यक शारीरिक अवस्था कौन सी है? तो स्वस्थ और परिपक्वता। सीखने की आदत का निर्माण किससे होता है? तो अभ्यास से होता है सीखने की आदत का निर्माण। अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है जो थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो अनुभव है। अधिगम की प्रक्रिया में बालक क्या करता है? तो नई जानकारी ग्रहण करता है। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के होते हैं। अनुकरण द्वारा अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, अभ्यास द्वारा अधिगम, कई प्रकार के हो सकते हैं। अधिगम किसका पर्याय है? तो व्यवहार में परिवर्तन का पर्याय है अधिगम। किस सिद्धांत में रेनफोर्समेंट की मुख्य भूमिका होती है? तो ऑपरेटिंग कंडीशन में, एसआर थ्योरी में। अधिगम का प्रथम नियम क्या है? तो तत्संयोग का नियम अधिगम का प्रथम नियम है। और तत्संयोग का मतलब तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का नियम है। किस अधिगम में विधि में AHA अनुभव होता है? तो ये होता है अंतर्दृष्टि अधिगम। अधिगम में अभ्यास की भूमिका किसने स्पष्ट की? तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास की भूमिका स्पष्ट की। अधिगम को प्रेरित करने वाला प्रमुख आंतरिक कारक क्या है? तो रुचि। रुचि अधिगम को प्रेरित करती है। कौन सा अधिगम अवलोकन पर आधारित है? तो अनुकरण अधिगम अवलोकन पर आधारित है। अनुकरण में बालक किसे देखता है? तो आदर्शों को देखता है, मॉडल को देखता है। सामाजिक अधिगम किससे संबंधित है? तो व्यवहार और अनुकरण से संबंधित है सामाजिक अधिगम। अधिगम को दीर्घकालिक कैसे बनाया जा सकता है? तो अभ्यास और समझ से अधिगम को दीर्घकालिक बनाया जा सकता है। कौन सी विधि प्रयास एवं त्रुटि भूल सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोगात्मक विधि प्रयास एवं भूल पर आधारित है। अधिगम में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों परिवर्तन आते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है उत्तेजना। अधिगम प्रक्रिया किस पर समाप्त होती है? तो व्यवहार या व्यवहार में परिवर्तन पर समाप्त होती है। सीखने की कुशलता को क्या कहते हैं? अधिगम क्षमता कहते हैं। प्रेरणा अधिगम में क्या भूमिका निभाती है? तो प्रेरणा अधिगम में दिशा और गति देती है। अधिगम में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो खोज अधिगम सबसे उपयुक्त विधि है। बालक सबसे पहले क्या करता है? तो सीखता है या अनुभव करता है? तो अनुभव करता है सबसे पहले, बाद में सीखता है। जिसको जो चीज़ देखता है उसको अनुभव करता है, फिर उसको सीखता है। सीखने में पठार। सीखने में पठार क्या होता है? तो सीखना जब रुक जाता है उसको कहते हैं पठार। तो सीखने में बाधा को क्या कहते हैं? बाधा को पठार या अवरोध कहते हैं। पठार किसे कहते हैं? सीखने में रुकावट को कहते हैं पठार। सीखने में पठार का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान की कमी या प्रेरणा की कमी, थकावट भी हो सकती है, 2-3 हो सकते हैं। सीखने में आंतरिक बाधा कौन सी होती है? तो आत्मग्लानि। शारीरिक पठार का एक उदाहरण बताइए। तो दृष्टि दोष भी हो सकता है, दिख नहीं रहा तब भी सीखना रुक सकता है। सामाजिक पठार का कारण क्या है? तो भेदभाव। बच्चे के साथ भेदभाव करोगे तब भी वो सीख नहीं पाएगा। विद्यालय में बच्चे के साथ भेदभाव किया जाए तो हीन भावना से ग्रसित होकर उसके अधिगम में पठार आ सकता है। किस प्रकार की बाधा है? भय। तो भय मानसिक बाधा है। घरेलू कलह किस प्रकार की बाधा है? तो पारिवारिक बाधा है घरेलू कलह। रुचि की कमी किस प्रकार की बाधा है? तो मानसिक बाधा है रुचि की कमी। सही पोषण की कमी के कारण क्या बनती है? तो शारीरिक पठार बनता है सही पोषण की कमी के कारण। बच्चा दुबला पतला हो जाएगा तो शारीरिक पठार। तनाव किस प्रकार की बाधा है? तो तनाव मानसिक बाधा है। 12 नंबर, शिक्षण विधि की कमजोरी किस प्रकार की बाधा है? तो विद्यालय बाधा, शिक्षण विधि की कमजोरी। परीक्षा का भय किस प्रकार से पठार से संबंधित है? तो मानसिक पठार से संबंधित है परीक्षा का भय। सहपाठी द्वारा उपहास किस पठार से संबंधित है? तो सामाजिक पठार से संबंधित है। सीखने की व्यक्तिगत शैली किस प्रकार की बाधा बन सकती है? तो व्यक्तिगत बाधा बन सकती है। सीखने में प्रेरणा की कमी क्या है? तो आंतरिक बाधा है प्रेरणा की कमी। सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? तो मानसिक स्थिति प्रभावित कर सकती है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित कर सकता है। सीखने में पठार को हटाने का एक उपाय क्या है? तो रुचिपूर्ण शिक्षण। नकारात्मक आत्मधारण किस पठार से संबंधित है? तो मानसिक पठार से संबंधित है नकारात्मक आत्मधारण। कमजोर आर्थिक स्थिति किस प्रकार बनती है? तो पारिवारिक बाधा के कारण कमजोर आर्थिक स्थिति बनती है। विद्यार्थी को नज़रअंदाज करना किसका उदाहरण है? तो भावनात्मक उपेक्षा का उदाहरण है। सीखने की सही विधि क्या कर सकती है? तो बाधा को दूर कर सकती है सीखने की सही विधि। स्कूल में शोरगुल क्या है? तो विद्यालयी बाधा है शोरगुल। शारीरिक कमजोरी से क्या प्रभावित होता है? सीखने की क्षमता प्रभावित होती है शारीरिक कमजोरी से। डर किसे जन्म देता है? सीखने में अवरोध को डर जन्म देता है। स्कूल वातावरण क्यों जरूरी है? सीखने में सहायता के लिए। शिक्षा का व्यवहार किस प्रकार की भूमिका निभाता है?
शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार की भूमिका निभाता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिका हो सकती है, लेकिन शिक्षक को सकारात्मक हमेशा रहना चाहिए। सीखने में एक मुख्य मानसिक बाधा क्या है, तो चिंता। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, तो प्रेरणा से आत्मविश्वास बढ़ता है। कमजोर विद्यार्थी की मदद कैसे करें, तो व्यक्तिगत ध्यान से। सामाजिक तुलना किस पठार से जुड़ी है, तो सामाजिक बाधा से जुड़ी है, सामाजिक तुलना। खेल आधारित शिक्षण क्या कर सकता है, तो सीखने को रुचिकर बना सकता है खेल आधारित शिक्षण। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग क्या है, तो सीखने में बाधा है। बाल श्रमिक बच्चों में मुख्य बाधा क्या है, तो पारिवारिक और सामाजिक बाधा है बाल श्रमिक बच्चों में। भावनात्मक असंतुलन किससे प्रभावित करता है, जो भावनात्मक असंतुलन है वो किसे प्रभावित करता है, सीखने की प्रक्रिया को। बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो गतिविधियों से बच्चों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। स्वयं के प्रति नकारात्मक सोच क्या है, तो आंतरिक बाधा है नकारात्मक सोच। अनुशासन की कमी क्या है, तो व्यक्तिगत बाधा है अनुशासन की कमी। छात्र का डर कैसे दूर किया जा सकता है, तो स्नेहपूर्ण व्यवहार से। व्यक्तिगत ध्यान किसे दूर करता है, तो सीखने के पठार को व्यक्तिगत ध्यान दूर करता है। परामर्श यानी काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, काउंसलिंग का उद्देश्य मानसिक समस्या का समाधान। शिक्षक की संवेदनशीलता किसमें सहायक है, तो बाधा को दूर करने में। अनुशासित दिनचर्या किसमें मदद करती है, तो प्रभावी सीखने में। सीखने में पठार का मूल्यांकन कैसे करें, तो निरीक्षण द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो सहयोगी और प्रेरणादायक होना चाहिए। सही समय पर भोजन क्या करता है, तो ऊर्जा बनाए रखता है। सहपाठियों का सहयोग क्या है, तो सहायक कारक है। पारिवारिक सहयोग का महत्व क्या है, तो मानसिक शांति प्रदान करना। अव्यवस्थित जीवन शैली क्यों बनती है, तो बाधा के कारण अव्यवस्थित जीवन शैली बनती है। सीखने में पठार दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो छात्र केंद्रित शिक्षण। अध्याय 4 सीखने का वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। सीखने के वक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। सीखने का वक्र किसे दर्शाता है, तो प्रगति को दर्शाता है सीखने का वक्र। सीखने के वक्र में एक्स अक्ष पर क्या होता है, तो समय और प्रयास होता है, समय बटे प्रयास। वाई अक्ष पर क्या दिखता है, प्रदर्शन बटे उपलब्धि। वक्र का अर्थ क्या होता है, ग्राफ में परिवर्तन की दशा। सीखने के वक्र का अध्ययन कौन करता है, तो मनोविज्ञानी करते हैं। सबसे सामान्य वक्र कौन सा होता है, तो धीमा प्रारंभिक वक्र सबसे सामान्य वक्र होता है। प्लेटू का अर्थ क्या है, तो स्थिर अवस्था प्लेटू का वक्र। प्लेटू वक्र में क्या होता है, तो प्रगति रुक जाती है। सीखने का वक्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रगति को समझने के लिए सीखने का वक्र महत्वपूर्ण है। सीखने का वक्र किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो अधिगम के सिद्धांत से जुड़ा है। सीखने का वक्र किस रूप में होता है, तो रेखा चित्र के रूप में होता है। तेजी से शुरुआत वाला वक्र क्या दर्शाता है, तो शीघ्र सीखना दर्शाता है। प्लेटू कब आता है, थकान या ऊब होने पर प्लेटू आता है, या फिर प्रेरणा की कमी हो तब भी आता है। डिक्लाइनिंग वक्र क्या दर्शाता है, तो प्रदर्शन में गिरावट दर्शाता है डिक्लाइनिंग वक्र। यूनिफॉर्म वक्र क्या दर्शाता है, तो स्थिर प्रगति दर्शाता है यूनिफॉर्म वक्र। वक्र का अध्ययन किस क्षेत्र में होता है, तो वक्र का अध्ययन मनोविज्ञान और शिक्षा में होता है। वक्र का प्रयोग किसके मूल्यांकन में होता है, तो अधिगम की प्रक्रिया के। सीखने के वक्र का प्रत्यक्ष रूप कौन सा है, तो प्रत्यक्ष रूप है ग्राफ। वक्र से शिक्षक को क्या लाभ होता है, तो सीखने की गति जान लेता है शिक्षक। सीखने की दर को क्या कहते हैं, तो लर्निंग रेट कहते हैं सीखने की दर को। सीखने की शुरुआत में वक्र कैसा होता है, तो धीमा होता है शुरुआत में। और सीखने का वक्र किसे सुधारने में होता है, तो शिक्षण रणनीति को सुधारने में सीखने के वक्र का उपयोग होता है। प्लेटू को कैसे तोड़ा जाता है, तो नई विधि अपनाकर प्लेटू को तोड़ा जाता है। वक्र की जानकारी से क्या पता चलता है, तो प्रगति का स्तर पता चलता है वक्र की जानकारी से। बच्चे के प्रदर्शन को मापने का ग्राफ क्या है, तो अधिगम का वक्र है प्रदर्शन को मापने का ग्राफ। सीखने में सुधार किस वक्र में दिखता है, तो आरोही वक्र में सीखने में सुधार दिखता है। अधिगम वक्र की लंबाई क्या दर्शाती है, तो सीखने में लगने का समय। वक्र में उतार चढ़ाव किसका प्रतीक है, तो अधिगम के स्तर का प्रतीक है उतार चढ़ाव। अधिगम वक्र का सीधा उपयोग कहाँ होता है, तो शैक्षणिक मूल्यांकन में होता है। अधिगम वक्र का निर्माण कैसे किया जाता है, तो डेटा से ग्राफ बनाकर किया जाता है। सीखने का वक्र किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो व्यवहारवाद से जुड़ा है सीखने का वक्र। अधिगम वक्र कौन से सीखने को दर्शाता है, तो प्रगतिशील अधिगम को दर्शाता है। प्लेटू में प्रदर्शन क्यों रुकता है, तो रुचि की कमी या थकावट या प्रेरणा की कमी से होता है। वक्र का ढलान क्या बताता है, तो सीखने की गति बताता है। धीमे अधिगम का संकेत कौन सा वक्र है, तो फ्लैट वक्र है धीमे अधिगम का संकेत। जब सीखना सरल हो तो वक्र कैसा होता है, तीव्र ढलान वाला। अधिगम वक्र में सुधार कैसे होता है, तो अभ्यास से अधिगम वक्र में सुधार होता है। सीखने का वक्र किस पर निर्भर करता है, तो ये योग्यता और प्रयास पर निर्भर करता है। प्रदर्शन मापने का साधन क्या है, तो ग्राफ या वक्र। वक्र कब ऊर्ध्वगामी होता है, तो सीखने में जब सुधार होता है तो ऊर्ध्वगामी होता है। सीखने में गिरावट किस वक्र में दिखती है, तो अवरोही वक्र में गिरावट दिखती है, आरोही में उन्नति दिखती है। प्लेटू क्यों खतरनाक होता है, तो सीखना रुक जाता है इसलिए प्लेटू खतरनाक होता है। प्लेटू से बाहर कैसे निकले, तो नया तरीका प्रेरणा से प्लेटू से बाहर निकला जा सकता है। वक्र का विश्लेषण कौन करता है, शिक्षक या मनोवैज्ञानिक वक्र का विश्लेषण करता है। अधिगम वक्र से किसे लाभ होता है, तो विद्यार्थी या शिक्षक दोनों को लाभ होता है अधिगम वक्र से। ग्राफ से अधिगम को कैसे सुधारते हैं, तो कमजोर बिंदु अपनाकर। प्लेटू के बाद क्या आता है, तो फिर से प्रगति आती है। सीखने का वक्र कहाँ उपयोगी
होता है तो शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोविज्ञान में उपयोगी होता है सीखने का वक्र। अगला टॉपिक 5, प्रमुख बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण के मूल निर्माता कौन थे? तो अल्फ्रेड विनय और थियोडोर साइमन। इसको विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण का संशोधन किसने किया? तो लुईस एम टर्मन ने इसका संशोधन किया। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1916 में प्रथम संशोधन हुआ। यह परीक्षण किस आयु के वर्ग के लिए था? तो 2 से 85 वर्ष तक के आयु के वर्ग के लिए था। एक किस प्रकार का परीक्षण है? तो व्यक्तिगत परीक्षण है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बुद्धिलब्धि का सूत्र है। इस परीक्षण में कौन कौन सी दक्षताएं मापी जाती हैं? तो स्मृति, तर्क, भाषा, गणितीय योग्यता और ध्यान मापा जाता है। परीक्षण का वर्तमान संस्करण कौन सा है? तो वर्तमान संस्करण है SB5 स्टैनफोर्ड विनय 5th एडिशन। ये परीक्षण मौखिक है या अमौखिक, दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हैं इसमें। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामान्य बुद्धि का मापन करता है। IQ का औसत मान क्या है? तो औसत मान है 100 IQ का। 70 से कम IQ वाले व्यक्ति को कहा जाता है मंद बुद्धि। मेंटल एज की कल्पना किसने दी? तो अल्फ्रेड विनय ने मेंटल एज की संकल्पना दी है। इस परीक्षण का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो शिक्षा, परामर्श, मानसिक निदान में किया जाता है। यह परीक्षण किस देश में विकसित हुआ? तो फ्रांस में विकसित हुआ। WISC के निर्माता हैं तो डेविड वेक्सलर। WISC का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1949 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। WISC किस आयु वर्ग के लिए? तो 6 से 16 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए है। WISC की नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो 2014 है नवीनतम संस्करण, 5वां। यह परीक्षण मौखिक है या अमौखिक है? दोनों प्रकार का परीक्षण होता है। WISC में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 10 उप परीक्षण होते हैं। वर्बल IQ किन क्षमताओं को मापता है? तो शब्द ज्ञान, तर्क, समझ और अंकगणित को मापता है वर्बल IQ। परफॉर्मेंस IQ किन क्षमताओं को मापता है? दृश्य, तर्क, ध्यान, गति और संगठन को मापता है। फुल स्केल IQ क्या दर्शाता है? संपूर्ण बुद्धि स्तर दर्शाता है फुल स्केल IQ। इस परीक्षण की औसत IQ सीमा क्या है? तो 100 ± 15। WISC का उपयोग कहाँ किया जाता है? बच्चों की मानसिक योग्यता या परामर्श हेतु। WISC किस आयु के वर्ग के लिए? तो 16 से अधिक आयु वर्ग के लिए। WPPSI किसके लिए? तो छोटे बच्चों के लिए है, 2.5 से 7 वर्ष। WISC किस प्रकार का परीक्षण है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। वेक्सलर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो व्यक्ति की समग्र या वैश्विक क्षमता है बुद्धि। आगे देखते हैं रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स RPM के निर्माता कौन है? तो जॉन सी रेवेन। यह परीक्षण कब विकसित हुआ? तो 1938 में विकसित हुआ। इस प्रकार का परीक्षण है, किस प्रकार का परीक्षण? तो गैर मौखिक परीक्षण है RPM। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमूर्त तर्क शक्ति का मापन करना इसका उद्देश्य है। रेवन मैट्रिसेस के 3 प्रकार हैं, कौन से हैं? तो CPM, SPM, APM। RPM के 3 प्रकार CPM, SPM, APM। SPM का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य व्यक्तियों के, वयस्कों और बच्चों के लिए, सामान्य वयस्कों और बच्चों के लिए। यह परीक्षण किस बुद्धि सिद्धांत पर आधारित है? तो स्पीयरमैन के G फैक्टर पर आधारित है। इस परीक्षण में अभ्यर्थी से क्या कराया जाता है? तो अधूरी आकृतियां पूरी कराई जाती हैं। यह परीक्षण संस्कृत पर निर्भर है, तो संस्कृत निक्षेपण पर। यह परीक्षण सामान्यतः कितने समय पूर्ण होता है? तो 30 से 45 मिनट में। भाटिया बैटरी परीक्षण, इस परीक्षण के निर्माता हैं डॉक्टर CM भाटिया। यह परीक्षण कब विकसित हुआ? तो 1945 में विकसित हुआ भाटिया बैटरी परीक्षण। एक इस प्रकार का परीक्षण है तो गैर मौखिक या परफॉर्मेंस टेस्ट है। इस परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 5 उप परीक्षण होते हैं भाटिया बैटरी परीक्षण में। इस परीक्षण के एक उप परीक्षण का नाम बताइए? तो एक होता है कोस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। यह परीक्षण किस आयु के वर्ग के लिए? 11 से 16 वर्ष के लिए, यानी किशोरावस्था के लिए। यह परीक्षण किन व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी है? तो निरक्षर, भाषा संबंधी कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी भाटिया बैटरी परीक्षण की बात हो रही, तो व्यवहारिक बुद्धि का मापन। और भाटिया बैटरी परीक्षण किस देश में विकसित हुआ? तो इंडिया, भारत में विकसित हुआ। इसे किस प्रकार का परीक्षण कहा जाता है? तो सांस्कृतिक निक्षेपण बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। अगला टॉपिक माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण जिसमें छोटा समय, छोटा विषय और कम विद्यार्थी होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास। माइक्रो टीचिंग को किसने विकसित किया? तो एलन और रेयान ने विकसित किया माइक्रो टीचिंग को। माइक्रो टीचिंग सत्र की अवधि कितनी होती है? तो ये गलत है, 36 मिनट होती है सत्र की अवधि। इसमें 5 चरण होते हैं। पहला चरण 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट। और इसमें कितने विद्यार्थी होते हैं? तो 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। माइक्रो टीचिंग में एक बार में कितने कौशल सिखाए जाते हैं? एक समय में एक कौशल सिखाया जाता है।
माइक्रो टीचिंग की विशेषता क्या है? तो प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है इसमें। माइक्रो टीचिंग का महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो पुनः शिक्षण महत्वपूर्ण चरण है। माइक्रो टीचिंग में प्रतिक्रिया कौन देता है? तो सहपाठी, पर्यवेक्षक और प्रशिक्षक देते हैं। माइक्रो टीचिंग का मूल सिद्धांत क्या है? तो छोटी स्थिति में शिक्षण कौशल का अभ्यास। माइक्रो टीचिंग आमतौर पर कहाँ उपयोग होता है? तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में। माइक्रो टीचिंग में कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता PTFRTF, प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रिप्लान, रीटीचिंग। माइक्रो टीचिंग में कौन सा कौशल सबसे पहले सिखाया जाता है? तो इसमें सिखाया जाता है पाठ प्रारंभ कौशल सबसे पहले सिखाया जाता है माइक्रो टीचिंग में। ब्लैक बोर्ड स्किल किसके अंतर्गत आता है? तो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है ब्लैक बोर्ड स्किल। सिमुलस वेरिएशन क्या है? तो शिक्षक द्वारा कक्षा में विविध उत्तेजना देना ताकि रुचि बनी रहे, बार बार नई नई चीज़ें बताना, ये सिमुलस वेरिएशन है। माइक्रो टीचिंग किस प्रकार का शिक्षण स्थिति है? तो नियंत्रित है, कंट्रोलेड है। माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया कुल अवधि लगभग कितनी होती है? तो ये गलत है, कुल अवधि होती है 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग में विषय वस्तु कैसी होती है? तो बहुत छोटी विषय वस्तु होती है। माइक्रो टीचिंग के लाभ के क्या है, प्रमुख लाभ क्या है? तो शिक्षक की गलतियाँ तुरंत सुधरती हैं, शिक्षक अपनी गलतियों को इसमें सुधारता है और छात्र की जो कठिनाइयाँ हैं उनका भी निराकरण होता है। माइक्रो टीचिंग का एक प्रमुख दोष क्या है? तो ये वास्तविक कक्षा जैसा वातावरण नहीं दे पाता है। अध्याय 7 मनोविज्ञान शिक्षण से संबंधित आवश्यक प्रश्नोत्तर। प्रोजेक्ट विधि का मूल सिद्धांत क्या है? तो करके सीखना। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि में समस्याएं कौन चुनता है? तो विद्यार्थी समस्याएं चुनता है। परियोजना विधि में मुख्य बल किस पर होता है? तो छात्रों की सक्रियता और वास्तविक अनुभव पर बल होता है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि किस प्रकार की विधि है? तो शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक छात्रों को कम समय में अधिक ज्ञान देना। व्याख्यान विधि में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? तो सक्रिय श्रोता की भूमिका होती है व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो बड़ी संख्या में छात्रों को शीघ्र ज्ञान दिया जा सकता है। व्याख्यान विधि की मुख्य कमी क्या है? तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी इसमें नहीं हो पाती है। व्याख्यान विधि किस प्रकार के विषयों से उपयुक्त है के लिए उपयुक्त है? तो सैद्धांतिक और वैचारिक व सूचनात्मक विषयों के लिए उपयुक्त है। व्याख्यान विधि में शिक्षक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, उपयुक्त उदाहरण होने चाहिए, गति नियंत्रित होनी चाहिए। व्याख्यान विधि में कौन सा शिक्षण सहायक साधन उपयोगी होता है? तो टार्च, मॉडल, PPT, बोर्ड आदि। व्याख्यान विधि का दूसरा नाम क्या है? तो भाषण विधि, ओरल प्रेजेंटेशन मेथड। व्याख्यान विधि को भाषण विधि भी कहते हैं। व्याख्यान विधि का प्रमुख मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो ध्यान और श्रवण सीखना, अटेंशन एंड ऑडिटरी लर्निंग। व्याख्यान विधि कब सबसे अधिक प्रभावी होती है? जब विषय नया या जटिल हो और विशेषज्ञ द्वारा समझाया जाए। चर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि। चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विचारों के आदान प्रदान द्वारा समझ को गहरा करना। चर्चा विधि का मुख्य दोष क्या है? तो अधिक समय लगता है इसमें। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो विद्यार्थियों में चिंतन और जिज्ञासा बढ़ती है। प्रदर्शन समस्या समाधान एवं केस स्टडी विधि, प्रदर्शन समस्या समाधान एवं केस स्टडी विधि। प्रदर्शन विधि किसके लिए उपयुक्त है? तो विज्ञान व कौशल आधारित विषयों के लिए उपयुक्त है। समस्या समाधान विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक सोच पर आधारित है। समस्या समाधान विधि के मुख्य चरण होते हैं 5: समस्या, परिकल्पना, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष। पहले समस्या देखेंगे, परिकल्पना करेंगे, डेटा संग्रह करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकल आएगा। केस स्टडी विधि का उपयोग किस लिए होता है? किसी व्यक्ति की या घटना का गहन अध्ययन करना, किसी व्यक्ति या घटना का गहन अध्ययन करना, केस स्टडी। सहकारी एवं अन्वेषण विधि, सहकारी विधि का आधार क्या है? तो समूह सहयोग और पारस्परिक सीखना। अन्वेषण विधि, डिस्कवरी किसके द्वारा विकसित की गई? अन्वेषण एक ब्रूनर नहीं है, यह होता है आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण या खोज विधि, आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान की स्वयं खोज करना। एबीएन शिक्षण विधि, एबीएन शिक्षण विधि का पूर्ण रूप क्या है? ऑडियो वीडियो नो सब्सटीट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। एबीएन विधि में ए का अर्थ क्या है? ऑडियो यानी श्रव्य साधन। एबीएन में बी का अर्थ है विजुअल दृश्य। एबीएन में एन का अर्थ है नो सब्सटीट्यूट फॉर एक्सपीरियंस, कोई अनुभव कोई विकल्प नहीं। एबीएन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेदी यानी इंद्रिय आधारित सीखने के सिद्धांत पर। एबीएन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण को आकर्षक, स्पष्ट और अनुभवात्मक बनाना। एबीएन विधि में कौन सा साधन अनुभव प्रदान करता है? तो एन प्रत्यक्ष अनुभव गतिविधियां प्रदान करता है। एबीएन विधि से सीखना क्यों प्रभावी है? क्योंकि श्रव्य, दृश्य और अनुभव तीनों माध्यम से एक साथ में उपयोग होते हैं। एबीएन विधि में उपयोग होने वाले प्रमुख उपकरण हैं। उपकरण क्या क्या हो सकते हैं? मॉडल, टार्च, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, ऑडियो, आज के टाइम टीवी, मोबाइल, ये सब इसमें प्रयोग हो सकते हैं। एबीएन विधि किस प्रकार की सीखने की शैली को बढ़ावा देती है? तो बहुइंद्रिय सीखने को बढ़ावा देती है। एबीएन विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जटिल विषय भी आसानी से समझ में आ जाता है। एबीएन विधि किस प्रकार की कक्षा के लिए आवश्यक उपयुक्त है? तो प्रायोगिक वैज्ञानिक और कौशल आधारित कक्षाओं के लिए। माइक्रो टीचिंग संदर्भ प्रश्न, माइक्रो टीचिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है?
शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए। अध्याय 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें। संवेग किस प्रकार की अवस्था है? संवेग किस प्रकार की अवस्था है? तो संवेग तीव्र एवं अल्पकालिक अवस्था है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति होती है उत्तेजना से। पहले शारीरिक परिवर्तन फिर भावना उत्पन्न होती है, एक इसका सिद्धांत है। पहले शारीरिक परिवर्तन फिर भावना उत्पन्न होती है, तो ये सिद्धांत होता है जेम्स लैंगे का। अगला कैनन बोर्ड सिद्धांत के अनुसार, कैनन बोर्ड सिद्धांत के अनुसार पहले भावना फिर शारीरिक परिवर्तन, पहले शारीरिक परिवर्तन फिर भावना, तो इसमें सी विकल्प सही होता है। पहले भावना फिर शारीरिक परिवर्तन, और दूसरे में पहले शारीरिक परिवर्तन फिर भावना, दोनों एक साथ, तो दोनों सही हो जाते हैं। दो घटक सिद्धांत किसका है? द्विकारक सिद्धांत किसका है? तो सेक्टर सिंगर का द्विकारक सिद्धांत है। भय किस प्रवृत्ति से संबंधित है? भय किससे संबंधित है? युद्ध, पार्थिवता, सामाजिकता, अधिग्रहण, तो ये सही हो जाता है हमारा पार्थिवता। क्रोध किस प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है? क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? तो क्रोध युद्ध या आक्रमण से उत्पन्न होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? जिज्ञासा में आश्चर्य उत्पन्न होता है। प्रेम और स्नेह किस प्रवृत्ति से जुड़े हैं? तो प्रेम और स्नेह, इसका विकल्प सही होता है सी। घृणा किस प्रवृत्ति से संबंधित है? घृणा किससे संबंधित है? तो प्रत्याघात से संबंधित है घृणा। संवेग के घटक कौन से हैं? मानसिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, तो तीनों हो जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक। संवेग सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं? कैसे करते हैं? तो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप से। संवेगात्मक बुद्धि में मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व क्या है? तो भावनाओं को पहचानना मुख्य तत्व है। नकारात्मक संवेग सीखने पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो सीखने पर, ये सीखने में बाधा डालते हैं नकारात्मक संवेग। अनुकरण प्रवृत्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो ए विकल्प, दूसरों की नकल करना अनुकरण का मुख्य कार्य। निर्माण प्रवृत्ति से क्या उत्पन्न होता है? निर्माण से क्या उत्पन्न होता है? तो बी सही होता है रचनात्मकता। मूल प्रवृत्तियां किस प्रकार की होती हैं? तो जन्मजात होती हैं मूल प्रवृत्तियां, अर्जित होती हैं जो बाद में गौण प्रवृत्तियां। संवेग का मुख्य कार्य क्या है? तो संवेग का मुख्य कार्य होता है व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना। कौन सा संवेग जन्मजात माना जाता है? ईर्ष्या जन्मजात नहीं है, अपराध बोध जन्मजात नहीं है, भय जन्मजात है। शिक्षक का कौन सा व्यवहार सकारात्मक संवेग विकसित करता है? तो सहानुभूति सकारात्मक संवेग विकसित करता है। अध्याय 9 अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। शिक्षण क्या है? तो ज्ञान, कौशल, मूल्यों का संप्रेषण एवं छात्रों का मार्गदर्शन की प्रक्रिया। अधिगम क्या है? अनुभव के आधार पर होने वाला स्थायी परिवर्तन है अधिगम। शिक्षण अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षण अधिगम सतत, गतिशील और द्विपक्षीय प्रक्रिया है। प्रभावी शिक्षण की सबसे बड़ी शर्त क्या है? तो छात्र की सक्रिय भागीदारी है प्रभावी शिक्षण की सबसे बड़ी शर्त। पूर्व ज्ञान क्या होता है? क्यों महत्वपूर्ण है? नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ने में सहायता करता है। अधिगम के मुख्य घटक क्या है? तो प्रेरणा, ध्यान, अभ्यास, प्रतिक्रिया, पुनरावृत्ति। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार में वांछित परिवर्तन मुख्य उद्देश्य है। अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं प्रेरणा, उसके बाद वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी होता है। सीखना अनुभव पर आधारित है, किसकी परिभाषा है? तो अधिगम की परिभाषा सीखना अनुभव पर आधारित है। प्रतिक्रिया क्यों आवश्यक है? त्रुटियों को सुधार कर सीखने को मजबूत करती है प्रतिक्रिया, फीडबैक। अधिगम शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक, सहायक और प्रोत्साहन देने वाला। अधिगम कब स्थायी होता है? जब छात्र अभ्यास और अनुभव के माध्यम से समझता है। अधिगम का मूल सिद्धांत है व्यवहार में परिवर्तन। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। ट्रायल एंड एरर पद्धति किसने दी? तो थॉर्नडाइक ने दी। ट्रायल एंड एरर पद्धति यानी भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है अंतर्दृष्टि सीखना। अधिगम वक्र क्या बनाता है? तो सीखने की गति या प्रगति का ग्राफिक रूप होता है अधिगम वक्र। अधिगम में अभ्यास का क्या महत्व है? तो दस्ता और स्थायी सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट क्या है? तो व्यवहार को मजबूत करने की प्रक्रिया है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का क्या अर्थ है? अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए नकारात्मक परिणाम। कक्षा नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन और प्रभाव शिक्षण वातावरण बनाए रखना। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ज्ञान, समझ और विचार से संबंधित है संज्ञानात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? भावनाएं, दृष्टिकोण, मूल्य। मनोदैहिक क्षेत्र से संबंधित है क्रियाएं, कौशल, शारीरिक दक्षताएं। आगे देखते हैं ब्लूम के वर्गीकरण में कितने स्तर हैं? तो ब्लूम के वर्गीकरण में 6 स्तर हैं। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। निर्माणवाद का सिद्धांत है पियाजे और वाइगोत्स्की का। अधिक जानकर साथी किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वाइगोत्स्की का समाज संस्कृति सिद्धांत से संबंधित है। नज़दीकी विकास क्षेत्र, जेडपीटी का अर्थ क्या है? वह क्षेत्र जहाँ बच्चा सहायता से सीखता है। सहायक अधिगम का अर्थ क्या होता है? शिक्षक या साथी द्वारा दी गई अस्थायी सहायता। व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो उद्दीपन प्रतिक्रिया पर जोर देता है। सिमुलस रिस्पॉन्स, सीखने में दंड का प्रभाव क्या होता है? तो डर पैदा करता है पर स्थायी सीखने में प्रभावी नहीं है। सीखने की बाधाएं कौन सी? ध्यान की कमी, भय, खराब स्वास्थ्य, अनुचित विधि आदि।
सीखने की बाधाएं कौन सी हैं, जो देख चुके हैं। समस्या समाधान आधारित शिक्षण क्या है, तो समस्याओं के समाधान को सीखने की प्रक्रिया। सक्रिय अधिगम क्या है, तो विद्यार्थी स्वयं गतिविधि चर्चा और खोज द्वारा सीखता है, सक्रिय अधिगम। सहकारी अधिगम क्या है, तो समूह में मिलकर सीखना सहकारी अधिगम है। परियोजना पद्धति किसने दी, तो किलपैट्रिक ने दी परियोजना पद्धति। अधिगम का प्रथम चरण क्या है, तो प्रेरणा। शिक्षण अधिगम की सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी है, तो छात्र केंद्रित विधि है सबसे प्रयुक्त विधि। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र की प्रगति को मापना और सुधार करना। प्रारंभिक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने के दौरान सुधार करना। अंतिम मूल्यांकन क्या है, तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। बहुसंवेदी विधि क्या है, तो देखने, सुनने, छूने आदि इंद्रियों द्वारा सीखना बहुसंवेदी विधि है। टीएलएम का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण योजना सीखने को सरल और रोचक बनाना। शिक्षण योजना यानी लेसन प्लान क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया की पूर्व योजना। कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखते हैं, तो नियम, सहभागिता और सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन से। अधिगम स्थानांतरण क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण है। सकारात्मक स्थानांतरण क्या है, तो पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है, तो सकारात्मक स्थानांतरण है। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है, तो पुराना ज्ञान नए ज्ञान में भ्रम पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, तो नकारात्मक स्थानांतरण है। सीखने में भाषा की भूमिका क्या है, तो संप्रेषण, समझ और अभिव्यक्ति का मूल माध्यम है भाषा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो मूल्यांकन और सुधार है अंतिम चरण। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र क्या है, तो मुख्य केंद्र होता है विद्यार्थी। अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम का अर्थ होता है स्थायी परिवर्तन। प्रेरणा किस प्रकार की होती है, तो प्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की होती है, इसी विकल्प सही होता है। लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा था, तो जॉन डीवी ने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जेडपीटी का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया जेडपीटी का सिद्धांत। निर्माणवाद संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पियाजे से संबंधित है निर्माणवाद। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अंतर्दृष्टि सीखना किसने समझाया, तो कोहलर ने समझाया अंतर्दृष्टि। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, तो संपूर्णता है गेस्टाल्ट का अर्थ। सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है, सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव होता है प्रेरणा का, सी विकल्प सही है। अधिगम वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो सीखने की गति को दर्शाता है अधिगम वक्र। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान किसका आधार है, तो पूर्व ज्ञान आधार है अधिगम का। व्यवहारवाद किस पर आधारित है, तो व्यवहारवाद आधारित है उद्दीपन प्रतिक्रिया पर। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, तो स्किनर ने दी, नहीं पावलोव ने दी है। अपेरेंट एंड कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है, तो ये होता है सराहना। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है, नकारात्मक का तो अवांछित व्यवहार रोकना। मॉडलिंग किससे संबंधित है, मॉडलिंग संबंधित है बंडूरा से। सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या होता है, सक्रिय अधिगम का अर्थ होता है स्वयं गतिविधियां करके सीखना। अभ्यास से पूर्णता आती है, किस सिद्धांत का आधार है, तो यह है व्यवहारवाद का आधार। अभ्यास से पूर्णता आती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, तो ये होती है द्विपक्षीय। ब्लूम वर्गीकरण किससे संबंधित है, ज्ञान के स्तर से संबंधित है ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम के अनुसार पहला स्तर कौन सा है, तो पहला स्तर होता है ज्ञान। सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है ब्लूम के अनुसार, तो सबसे उच्च स्तर होता है मूल्यांकन। पहला ज्ञान, फिर अवबोध, आखिर में आता है मूल्यांकन। कौशल विकास क्षेत्र में आता है, क्या आता है, तो मनोदैहिक। कौशल किस क्षेत्र में आता है, कौशल विकास नहीं, कौशल तो मनोदैहिक क्षेत्र में आता है कौशल। भावनाएं किस क्षेत्र में शामिल हैं, तो भावात्मक में शामिल है भावनाएं। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, तो अनुशासन बनाए रखना कक्षा प्रबंधन होता है। छात्र की त्रुटि सुधारने का तरीका है प्रतिक्रिया। सबसे अच्छा सीखने का तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा अनुभव द्वारा सीखना। बालक सक्रिय निर्माण करता है, किसका कथन है, तो पियाजे का कथन है बालक सक्रिय निर्माण करता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। आगे देखते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने। शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक के रूप में। अधिगम क्या है, तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। आई डू बी डू यू डू, ये क्या है, तो ये इसके फोल्डिंग है आई डू बी डू यू डू। हम करें तुम करो, हम करें मैं करूं, हम करें तुम करो। अधिगम की इकाई है अनुभव। सीखने में सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है, तो दृश्य, देखकर हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। टीएलएम का उद्देश्य सीखना सरल बनाना। गेस्टाल्ट सिद्धांत, इन्होंने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था। पियाजे की प्रथम अवस्था है संवेदन गतिक, संवेदी कामक इसको बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल अवस्था है 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद
कंक्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 17-18 वर्ष तक। सीखने भाषा क्या प्रमुख साधन है। शिक्षण के स्तर स्मृति, समझ और चिंतन होते हैं। स्मृति स्तर क्या होता है तो न्यूनतम सोच, समझ स्तर व्याख्या, चिंतन स्तर उच्च कौशल। अनुकरण अधिगम किसने दिया तो बंडूरा ने दिया। ड्रिल ये क्या होता है तो अभ्यास। प्रेरणा बढ़ाती है प्रशंसा से। प्रेरणा किससे बढ़ती है तो प्रशंसा से। रचनात्मकता कैसी होती है तो मौलिक होती है। बिहेवियरिज्म मतलब बाहरी व्यवहार। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब आंतरिक निर्माण। कंस्ट्रक्शन से बना कंस्ट्रक्टिविज्म आंतरिक निर्माण। इंसाइट मतलब अचानक समाधान। श्रेष्ठ शिक्षण क्या होता है तो छात्र केंद्रित होता है। कच्चा वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए। आत्मअध्ययन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता को कहते हैं। होमवर्क अभ्यास होता है। प्रश्न पूछना चिंतन बढ़ाता है। अनुशासन आत्मनियंत्रण को कहते हैं। रिमेडियल टीचिंग मतलब सुधारात्मक। एरर एनालिसिस त्रुटियों की जांच। संज्ञानवाद मतलब मानसिक प्रक्रिया। स्मृति कोडिंग पुनरावृत्ति स्मृति बढ़ाती है। सीखने की गति व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सीखने की व्यक्ति जो गति होती है सबकी अलग अलग होती है। टीईटी शिक्षण में अधिगम अनिवार्य विषय। शिक्षण मीडिया दृश्य श्रव्य साधन होते हैं। ब्लैक बोर्ड पारंपरिक माध्यम है। आईसीटी डिजिटल शिक्षण पद्धति है। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य होता है सीखना और मापना। परीक्षा एक मूल्यांकन विधि होती है। विकलांग छात्र समावेशी कक्षा में इनको पढ़ाया जाता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें सभी को समान अवसर दिया जाता है। सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है समावेशी शिक्षा में। पीयर लर्निंग मतलब सहपाठी शिक्षण। रोल प्ले अभिनय आधारित होता है। कंसेप्ट मैपिंग दृश्य सीखना होता है। समस्या समाधान उच्च स्तरीय सीखना। इंक्वायरी मेथड इसमें खोज की जाती है। लेक्चर मेथड में शिक्षक केंद्रित होता है। लेक्चर मेथड डिस्कशन विद्यार्थी केंद्रित होता है। वार्तालाप ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारों की वर्षा संबंधित होता है। सीखने का लक्ष्य समग्र विकास होना चाहिए। 11 नंबर निर्देशन एवं परामर्श। सामाजिक निर्देशन क्या है तो सामाजिक समायोजन में सहायता देता है। व्यक्तिगत परामर्श क्या है तो एक व्यक्ति परामर्श लेता है। सामूहिक परामर्श क्या है तो समूह में दिया गया परामर्श सामूहिक परामर्श है। निर्देशात्मक परामर्श किसने दिया तो विलियम मसन ने दिया। निर्देशात्मक परामर्श किसने दिया अनिर्देशात्मक तो कार्ल रोजर्स ने अनिर्देशात्मक दिया। और समन्वित परामर्श क्या है तो दोनों का मिश्रण है। साक्षात्कार विधि किसकी है तो निर्देशन की है। अवलोकन किसमें प्रयोग होता है तो निर्देशन में अवलोकन प्रयोग होता है। सक्रिय श्रवण में आवश्यक है तो परामर्श में आवश्यक है सक्रिय श्रवण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसमें सहायक है तो निर्देशन में। प्रश्नोत्तर विधि किसमें प्रयुक्त होती है तो परामर्श में। जीवन इतिहास विधि किससे संबंधित है तो निर्देशन से संबंधित है जीवन इतिहास विधि। सहानुभूति किसका आधार है तो परामर्श का आधार है सहानुभूति। सूचना प्रदान करना का कार्य है निर्देशन। आत्म अन्वेषण किसका कार्य है तो परामर्श का। गोपनीयता किसमें अधिक आवश्यक है तो परामर्श में। परामर्श में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है तो विश्वास है सबसे महत्वपूर्ण गुण। निर्देशन सामान्य या विशिष्ट तो निर्देशन है सामान्य। परामर्श सामान्य या विशिष्ट परामर्श विशिष्ट और निर्देशन है सामान्य। निर्देशन समस्या केंद्रित है व्यक्ति केंद्रित तो निर्देशन है समस्या केंद्रित। और परामर्श आत्म समझ हेतु परामर्श का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन में सलाह दी जाती है या नहीं निर्देशन में सलाह दी जाती है। परामर्श में क्या तो परामर्श में सलाह ली जाती है दी नहीं जाती है। निर्देशन आदेशात्मक हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है। परामर्श आदेशात्मक नहीं हो सकता है। निर्देशन का संबंध किससे है तो भविष्य से है। परामर्श का संबंध वर्तमान से है। दोनों में समानता क्या है तो सहायता प्रदान करते हैं दोनों का आधार क्या है तो दोनों का आधार है मनोविज्ञान निर्देशन और परामर्श का। दोनों का लक्ष्य क्या है तो विकास है। दोनों में नैतिकता क्यों आवश्यक है तो विश्वास हेतु। निर्देशन शिक्षक कर सकता है हाँ बिल्कुल। परामर्श कौन करता है तो प्रशिक्षित परामर्शदाता करता है। निर्देशन में अभिलेख उपयोगी है बिल्कुल है। परामर्श में अभिलेख गौण है हाँ परामर्श में अभिलेख उपयोगी नहीं है। निर्देशन समूह के लिए उपयोगी है बिल्कुल है। परामर्श व्यक्तिगत होता है निर्देशन सामूहिक होता है। निर्देशन का अंतिम लक्ष्य क्या है तो आत्मनिर्भरता। परामर्श का अंतिम लक्ष्य क्या है तो आत्म संतुलन। निर्देशन जीवन को क्या देता है जीवन को दिशा देता है निर्देशन। परामर्श जीवन को क्या देता है समाधान देता है। निर्देशन भ्रम को क्या करता है तो दूर करता है। परामर्श तनाव को क्या करता है कम करता है। निर्देशन कैरियर से क्यों जुड़ा है तो पेशा चयन हेतु। परामर्श मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है भावनात्मक संतुलन हेतु। निर्देशन का स्वरूप कैसा होता है तो निवारक होता है। परामर्श का स्वरूप होता है उपचारात्मक। निर्देशन विद्यालय का आवश्यक अंग है बिल्कुल है। परामर्श विद्यालय में क्यों आवश्यक है तो छात्रों की समस्याओं हेतु। निर्देशन समाज निर्माण में सहायक है बिल्कुल है। परामर्श समाज को कैसे लाभ देता है तो स्वस्थ मानसिकता से। निर्देशन जीवन कौशल बढ़ाता है। परामर्श जीवन संतुलन सिखाता है बिल्कुल सही है। निर्देशन व्यक्ति को क्या सिखाता है तो चुनाव करना सिखाता है निर्देशन।
परामर्श व्यक्ति को क्या सिखाता है? तो स्वयं को समझना सिखाता है। निर्देशन और परामर्श का संयुक्त लक्ष्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास है इसका संयुक्त लक्ष्य। दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सुखी एवं समायोजित जीवन है निर्देशन और परामर्श का उद्देश्य। अगला पाठ है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। गर्भावस्था में बालक का विकास किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? गर्भावस्था में बालक का विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो माता पिता के स्वास्थ्य एवं पोषण पर। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः होती है? तो सामान्यतः होती है 9 महीना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। शैशवावस्था की आयु सीमा क्या मानी जाती है? तो शैशवावस्था की आयु सीमा मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता तीव्र शारीरिक विकास। बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सीखने का प्रभावी माध्यम क्या होता है? तो खेल एवं गतिविधियां होता है। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो भावात्मक स्थिरता, भावात्मक अस्थिरता। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो समस्या काल के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था में किस प्रकार का विकास सबसे अधिक होता है? तो शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। युवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो युवावस्था में सामाजिक और व्यावसायिक परिपक्वता आ जाती है। बालू का सिद्धांत, बालू विकास का अर्थ है, बालू नहीं बाल विकास। बाल विकास का अर्थ है जन्म से मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन। विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो विकास पर सबसे अधिक प्रभाव होता है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी आनुवंशिकता और वातावरण। सीखने का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि किसने दिया? तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। सी विकल्प सही होता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत स्किनर का है। नहीं, शास्त्रीय अनुबंध तो है पावलाव का, स्किनर का है क्रिया प्रसूत अधिगम। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। और बहुकारक का सिद्धांत दिया गार्डनर ने, यहाँ पे थोड़ा गलत है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गार्डनर ने और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कमजोर बच्चों को अलग पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली सभी बच्चों को समान। तो सी विकल्प सही हो जाता है, सभी बच्चों को समान कक्षा में शिक्षा देना। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है रचनावाद। गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? गठनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया में सुधार। शिक्षक की सबसे प्रभावी भूमिका होती है, क्या होती है? तो मार्गदर्शक एवं सहायक दोनों। गर्भावस्था में शिशु के विकास का सबसे अधिक प्रभावित करता है तो माता का पोषण। सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो 9 माह होती है सामान्यतः। शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास। शैशवावस्था में सीखने का माध्यम क्या होता है? तो अनुकरण होता है सीखने का माध्यम। बाल्यावस्था को स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि सीखने की क्षमता अधिक होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की आयु है। बाल्यावस्था में सीखने का सर्वोत्तम तरीका है खेल एवं गतिविधि। बाल्यावस्था में किसका विकास सबसे अधिक होता है? तो भाषा और कल्पना का विकास सबसे अधिक होता है। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या होती है? तो 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की आयु सीमा होती है। सी विकल्प सही है। किशोरावस्था को समस्या काल कहा जाता है क्योंकि इसमें भावनात्मक अस्थिरता होती है। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? भावनात्मक अस्थिरता। किशोरावस्था में बालक कौन सा संकट पाया जाता है बालक में? तो पहचान का संकट, बी। किशोरों के लिए शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका है मार्गदर्शक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का तीव्र काल होता है किशोरावस्था। गर्भावस्था में तनाव का प्रभाव पड़ता है माता और शिशु दोनों पर। शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले सीखता है, सबसे पहले क्या सीखता है? तो सबसे पहले सीखता है चलना। बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक किससे सीखता है? तो सबसे अधिक किससे सीखता है? तो खेल एवं अनुभव से। किशोरावस्था में साथियों का प्रभाव होता है अत्यधिक। बाल विकास का सही क्रम नहीं है, तो सबसे पहले गर्भ, फिर शैशव, फिर बाल्य, फिर किशोर। तो बी वाला सही हो जाता है हमारा। बाल विकास की प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बाल विकास। बाल्यावस्था में नैतिक विकास के लिए सबसे प्रभावी है, नैतिक विकास के लिए सबसे प्रभावी क्या है? तो उदाहरण सबसे प्रभावी है। किशोरावस्था में आत्मसम्मान प्रभावित होता है शिक्षक से, परिवार से, साथियों से, पुस्तकों से। तो साथियों से सही हो जाता है। शैशवावस्था में इंद्रियों का विकास होता है, शैशवावस्था में इंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में
कल्पनाशीलता का विकास होता है अधिक। किशोरावस्था में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है संवाद एवं समझ। गर्भावस्था में कौन सा कारक विकास में बाधक है? तो चिकित्सा देखभाल। मानसिक तनाव भी हो सकता है, तो मानसिक तनाव को ही रखेंगे। चिकित्सा देखभाल भी हो सकता है, अगर माता का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो विकास में बाधा आएगी। शैशवावस्था में भाषा विकास की शुरुआत किसने की? भाषा विकास की शुरुआत होती है शैशवावस्था में, तो सुनने और बोलने से। बालक पहले सुनता है, बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य माध्यम क्या है? बाल्यावस्था में तो विद्यालय, मित्र समूह ज़्यादा है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे ग्रुप बना लेते हैं। सीटेट के अनुसार बालक विकास को समझने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण। सीटेट की परीक्षा के प्रश्न के अनुसार पूछा गया। अध्याय 13 परामर्श। परामर्श वाला हम देख चुके हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो डार्विन माने जाते हैं अवलोकन विधि के प्रवर्तक। अवलोकन विधि का संबंध किससे है? तो संबंध है स्वाभाविक व्यवहार से। अवलोकन विधि सबसे अधिक उपयोगी है, क्या मापने में सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये उपयोगी है बाल व्यवहार के अध्ययन में। अवलोकन विधि की प्रमुख सीमा, पक्षपात इसमें हो जाता है। अवलोकन विधि में नियंत्रित अवलोकन किया जाता है प्रयोगशाला में। प्रकृति अवलोकन किया जाता है स्वाभाविक स्थिति में। अवलोकन विधि में प्रेक्षक होता है। अवलोकन विधि में प्रेक्षक होना चाहिए, तो निष्पक्ष होना चाहिए, वो भेदभाव नहीं करे। कक्षा व्यवहार अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अवलोकन विधि है। अवलोकन विधि अधिक उपयोगी होती है बालकों के लिए। अवलोकन विधि है प्रत्यक्ष अनुमानात्मक, तो अनुमानात्मक अवलोकन विधि होती है। अवलोकन विधि में रिकॉर्ड किया जाता है व्यवहार। अवलोकन विधि में डेटा होता है। डेटा कैसा होता है? गुणात्मक होता है। अवलोकन विधि का दोष नहीं है। दोष क्या नहीं है? तो इसमें सीमित क्षेत्र होता है। इसमें समय साध्य हो सकता है, पक्षपात और सरलता हो सकती है, लेकिन सीमित क्षेत्र इसका दोष नहीं है। अवलोकन विधि में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो सावधानी आवश्यक है। अवलोकन विधि का उद्देश्य है व्यवहार समझना। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। प्रयोगात्मक विधि का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? तो प्रयोगशाला में। प्रयोगात्मक विधि में परिवर्तन किया जाता है स्वतंत्र चर में। प्रयोगात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी है सीखने के नियमों में। प्रयोगात्मक विधि प्रमुख विशेषता है नियंत्रण, अनुमान, साक्षात्कार, और अगला क्या है? प्रश्नावली। तो इसमें हो जाता है नियंत्रण। प्रयोगात्मक विधि का दोष है, क्या दोष है? तो इसमें कृत्रिमता होती है। प्रयोगात्मक विधि में परिणाम होते हैं, कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। प्रयोगात्मक विधि में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो नियंत्रण समूह आवश्यक है। प्रयोगात्मक विधि का संबंध है, किससे संबंध है? तो कारण परिणाम से इसका संबंध है। प्रयोगात्मक विधि की नींव रखी गई। नींव कब रखी गई? तो 1879 में यहाँ पे जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंट द्वारा। परीक्षण विधि टेस्टिंग